So hello everyone, welcome to the Pahadi Talim Foundation, a dedicated YouTube channel for civil service aspirant. So आज का हमारा वीडियो लेक्चर थर्ड रहने वाला है ऑन इंडियन पॉलिटी के ऊपर। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो थर्ड वीडियो लेक्चर रहेगा और ये वीडियो लेक्चर आपका एमसीक्यू बेस्ड रहेगा और इन एमसीक्यूज में हम आपके साथ कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी शेयर करेंगे ताकि आपकी एग्जामिनेशन में वो चीजें आ सकें। ठीक है जी। सो जितने भी नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे विजिट करें वो हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना पहला क्वेश्चन आपके साथ इस सेशन का डिस्कस करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे रहेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग has the supreme which of the following has the supreme commander of the Indian Defence Force? जो इंडियन डिफेंस फोर्स होती है उनका सुप्रीम कमांडर कौन होता है? इंडिया की बात करें, क्या वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते इंडिया होते हैं, या ऑप्शन डी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं? ठीक है जी। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो होता है वो होता है सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन डिफेंस फोर्स के वो सुप्रीम कमांडर होते हैं। तो अभी फिलहाल की जो हमारी प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है? श्रीमती द्रौपदी द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी हमारी जो है वो प्रेसिडेंट हैं अभी की बात करें प्रेजेंटली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। इस सेशन के क्वेश्चन नंबर सेकंड रहेगा एंटी डिफेक्शन लॉ। एक लॉ होता है जिसको हम कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, इज गिवन इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ दिया गया है? सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या वो हमारे जो शेड्यूल हैं, ठीक है, शेड्यूल सारे पता होना चाहिए, क्या वो सेकंड शेड्यूल में है, 10th शेड्यूल में है, थर्ड शेड्यूल में है, या फोर्थ शेड्यूल में है? सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, जो हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ है, so anti-defection law come under 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल में आता है। ठीक है जी। ये आपको याद रखना है। सो ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है दैट वाज पास्ड इन पार्लियामेंट इन 1985 को ये पास हुआ था, ये आपको याद रखना है। और 52nd अमेंडमेंट एक्ट जो था वो उसके द्वारा ये ऐड किया गया था, which laid down the process by which legislator may be disqualified on the ground of defecation। कोई भी जो लेजिस्लेटर है उसको डिसक्वालीफाई कर देते हैं इसे एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब साथ में मैं क्या करूंगा, मैं बोलता जाऊंगा क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग इस तरीके से की गई है कि आपको वो जगह नहीं है मेरे लिए, या मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ आगे वाली जगह में, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये इरेज कर लेता हूँ, नहीं इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये वाला सारा पोर्शन में इरेज कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं लिख दूंगा आपके लिए। ठीक है, ये सारा मैं इरेज कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये सारे के सारे मैं इरेज कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है जी, ये सारा इरेज करके मैं यहाँ पे सारा ये लिख देता हूँ चीजें आपके लिए। ये शेड्यूल्स हमारे कौन से थे, कैसे थे, क्यों थे। ठीक है जी, तो यहाँ इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल है एक, हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल है। तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या बताते हैं? नेम ऑफ स्टेट, याद रखेंगे, नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, फर्स्ट शेड्यूल में है। सेकंड शेड्यूल, ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए। दूसरे शेड्यूल में कहा गया है सैलरी एंड इमोलुमेंट्स, याद रखेंगे, इमोल्यूमेंट्स के बारे में बात की गई है। शेड्यूल 3 की बात करें तो इसमें बताया गया है ऑथ एंड अफर्मेशन, ऑथ एंड अफर्मेशन अफर्मेशन की बात की गई है। मतलब कोई तो शपथ लेते हैं, जिनका रिलीजन होगा वो तो शपथ लेंगे, जो एथिस्ट होंगे जिनका रिलीजन नहीं होगा वो अफर्मेशन लेटर देंगे। नंबर 4 पे हमारे पास आ जाएगा एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा, एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा, राज्यसभा में जो एलोकेशन ऑफ सीट होगी। फिफ्थ शेड्यूल की बात करेंगे तो ये क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स और
शेड्यूल एरियाज में ये हमारा लागू होता है। फिर 6 की बात करें, यहाँ भी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब एंड ट्राइब्स इन द एरिया ऑफ, हमारे पास आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। इसको ऐसे याद रखें, एटीएम आपको पता है, एटीएमएम याद रखना है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के एरिया में। फिर 7 शेड्यूल हमारा क्या कहता है? अगर 7 शेड्यूल की हम बात करें तो ये कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। ठीक है जी, यूनियन और स्टेट में जो पावर डिवाइड होगी उसके बारे में है। 8 शेड्यूल की बात करेंगे तो 8 शेड्यूल में लिखा होता है हमारा लैंग्वेज, लैंग्वेज है। 9 शेड्यूल की बात करें तो 9 शेड्यूल में है वैलिडेशन ऑफ सर्टन एक्ट एंड रेगुलेशन, वैलिडेशन याद रखेंगे, वैलिडेशन ऑफ सर्टन एक्ट एंड रेगुलेशन, रेगुलेशन। ठीक है जी। अब 10th शेड्यूल वही जो अभी हमने डिस्कस किया है, एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ आ जाएगा इसमें। ठीक है जी। और 11 शेड्यूल में हमारे पास आ जाएंगी हमारी जितनी भी पंचायत से, पंचायती राज सिस्टम। और 12th शेड्यूल में आ जाती है हमारी म्युनिसिपैलिटीज, तो म्युनिसिपैलिटीज इस शेड्यूल में। और ये 12 के 12 शेड्यूल हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ये आपको याद होने चाहिए। चलते हैं हम अपने, ये सारे के सारे हो गए, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। द फंक्शन ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी का क्या फंक्शन होता है? टू इन्फोर्स लॉ, क्या कानून को लागू कराना होता है? आर टू इंटरप्रेट लॉ, या कानून को इंटरप्रेट करना होता है? या ऑप्शन सी बोथ एंड, ए एंड बी, या ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। जुडिशरी की अगर हम बात करें, फंक्शन ऑफ जुडिशरी, तो ये हमारे पास क्वेश्चन रहेगा, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ये लॉ को जो है इन्फोर्स भी कराते हैं और इंटरप्रेट भी कराते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, हमारा जितना भी जुडिशरी सिस्टम है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। हु अपॉइंट गवर्नर ऑफ द स्टेट इन इंडिया, जो गवर्नर होते हैं हमारे, गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? क्या प्राइम मिनिस्टर करते हैं, कौंसिल ऑफ मिनिस्टर करती है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट करते हैं, या ऑप्शन डी प्रेसिडेंट करते हैं? तो जितने भी गवर्नर्स हमारे होते हैं, ठीक है जी, हमारे जितने भी गवर्नर हैं पूरी इंडियन स्टेट्स में, तो ये कौन अपॉइंट करते हैं? दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही इनको अपॉइंट करते हैं। ठीक है जी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जो गवर्नर होता है वो एक गवर्नर, एक दो स्टेट, एक ही गवर्नर एक का हो सकता है। ठीक है जी, क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इसका जो है वो रहेगा। ये थोड़ा सा नॉर्मल होता है तो मैं इसको वेट करें, तो ठीक है जी, हो गया नॉर्मल। तो प्रेसिडेंट इसको क्या करते हैं? अपॉइंट करते हैं। और जो गवर्नर होता है वो कितने साल के लिए अपॉइंट होता है? 5 ईयर, 5 साल के लिए वो अपॉइंट होता है, और उसके बाद इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है जी, ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 आएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, दैट इज, ये क्वेश्चन पहले भी काफी बार कराया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक ये रहेगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्या हो गया सिस्टम को? तो लिटरल मीनिंग ऑफ ये जो सेटोराई है ये क्या होता है? ऑप्शन ए रहेगा क्या कमांड होता है, ऑप्शन बी रहेगा टू हैव अ बॉडी होता है, ऑप्शन सी रहेगा टू फॉरबिड, एंड ऑप्शन डी रहेगा दैट इज टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड, इसका जो है वो रहेगा। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो लिटरल मीनिंग ऑफ सेटोराई जो होता है टू बी सर्टिफाइड होता है। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी रहेगा इसका आंसर, टू बी इन्फॉर्म्ड और टू बी सर्टिफाइड इसका आंसर रहता है। ये मैंने पहले लेक्चर जो थे उसमें भी पूरा एक्सप्लेन कर दिया था कि टू सर्टिफाई, टू इन्फॉर्म, इट कैन इश्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट, या तो ये सुप्रीम कोर्ट इशू करेगा या हमारा हाई कोर्ट इसको इशू करेगा। ऑन द ग्राउंड किसके लिए करेगा? और एनी फॉर क्वेश्चनिंग द ऑर्डर ऑलरेडी पास इन द इंफीरियर कोर्ट, जो नीचे कोर्ट होते हैं उनमें जो ऑर्डर पास होता है उसको क्वेश करना, उसको बंद करने के लिए ये जो सेटोराई है ये यूज होती है। सपोज एक सेशन कोर्ट में हो चाहे में एक ऑर्डर पास हुआ, उसको क्वेश करना, उसको कैंसिल करके हम आगे अपील करेंगे, तो उसके लिए ये सेटोराई
लगता है, तो ये आता है। सो या क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है या कोई भी जुडिशियल ट्रिब्यूनल कोर्ट में ये अगर पास हो जाए। फिर क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग एनी ऑफ द टू हाउसेज ऑफ आवर कंट्री। कौन सा एक ऐसा बंदा है जो हमारे किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता है? कौन, क्या वो प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या रेलवे मिनिस्टर? सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन सी। प्रेसिडेंट जो होता है वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता, इधर या वो पार्लियामेंट हो या पार्लियामेंट में या तो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसका मेंबर नहीं होते हैं। कौन सा? प्रेसिडेंट नहीं होता, ये याद रखना। प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द टू हाउसेज इन ऑफ द पार्लियामेंट, याद रखिए, नहीं होता है, लेकिन प्रोसीडिंग में वो आ सकते हैं, लेकिन वैसे मेंबर नहीं होते। अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें इस सेशन का, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजन ऑफ नेशनल इमरजेंसी? नेशनल इमरजेंसी का प्राविधान किस कॉन्स्टिट्यूशन में है, किस आर्टिकल में है? क्या आर्टिकल 350 में है, आर्टिकल 252 में है, आर्टिकल 312 में है या आर्टिकल 280 में है? अगर हम नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो नेशनल इमरजेंसी का जो प्राविधान है वो किस आर्टिकल में है? तो इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज आर्टिकल 352 में है, ऑप्शन बी रहेगा। जब भी कहीं नेशनल इमरजेंसी आ जाती है तो आर्टिकल 352 लगता है। तो आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ प्रोविजन फॉर नेशनल इमरजेंसी। अकॉर्डिंग टू इट, अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाई होता है कि जो एग्जिस्टिंग इमरजेंसी है, वेदर ड्यू टू द वार, या वो वार की वजह से हो या वो एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म रिबेलियन की वजह से हो, देन प्रेसिडेंट प्रोक्लेम इमरजेंसी। तो क्या करता है, उसमें इमरजेंसी लगा देता है। चलते हैं हम अब नेक्स्ट और आर्टिकल जो ये हमारे पास नीचे आ जाता है 280, ये फाइनेंस कमीशन के ऊपर है, याद रखेंगे। अब चलते हैं हम ऊपर ऊपर वाले क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस कर देते हैं। ठीक है, ये याद रखने हैं आपने जो शेड्यूल से, ये शेड्यूल सारे के सारे आपने याद रखने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे रहेगा। 8 क्वेश्चन क्या है आपके लिए, फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन इन विच पार्ट ऑफ द, फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो किस पार्ट में मेंशन करी गई हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? पार्ट सेकंड में है, पार्ट थर्ड में है, पार्ट 4 में है या पार्ट पार्ट 4A में है? अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं ये किस में है? ऑप्शन डी है, पार्ट 4A में है, ठीक है। और पार्ट 4 में अगर बात करें डीपीएसपीज हैं, और पार्ट 4A में हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर आज के सेशन पे। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर बिकमिंग अ गवर्नर ऑफ द स्टेट? मतलब कम से कम कितनी आयु चाहिए गवर्नर बनने की किसी भी स्टेट के इंडिया में? क्या 30 साल चाहिए, 25 साल, 35 साल या 45 साल? गवर्नर कितने साल का होना चाहिए जब वो एलिजिबल होगा गवर्नर बनने के लिए? तो इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 35 साल का गवर्नर होगा। कोई भी बंदा जो 35 साल का होगा वो गवर्नर बनने के लिए, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एक आर्टिकल भी है इसके लिए, आर्टिकल 58 क्लॉज 1B, याद रखेंगे। ये क्लॉज है जिसके मुताबिक ये होता है कि जो मिनिमम एज होती है गवर्नर बनने के लिए इंडिया में वो क्या होती है, 35 होती है। अब क्वेश्चन नंबर 10 रहेगा इस सेशन का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट? फेडरल गवर्नमेंट का कौन सा फीचर है? क्या सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट होती है, सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशरी होती है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट होता है, या ऑप्शन डी सिंगल सिटीजन होता है? ठीक है जी। तो अगर हम इसकी बात करें, द मेन फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर रिटन होता है, सुप्रीमेंसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसके बाद मुझे कुछ चीजें स्किप हो गई हैं, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट होता है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, उसके बाद ड्यूल गवर्नमेंट होती है। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, फीचर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट? तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन फेडरल स्टेट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो पावर होती हैं,
जो ताकत बांटी होती है उसके लिए ये फेडरल गवर्नमेंट होती है। ठीक है जी। इस वीडियो लेक्चर में भी 10 क्वेश्चन थे। आप मुझे बताएंगे 10 आउट ऑफ 10 में से आपके कितने आए। जितने भी व्यूअर्स इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं वो इस वीडियो लेक्चर पे अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द पहाड़ी तालीम फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।